brought to you by Hire and ITIL. वेटिकन सिटी का सिस्टीन चैपल, जिसकी भीतरी दीवारों पर कई पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, इन्हें बनाने में कुछ 6 साल का वक्त लगा। ये बाइबल के कुछ खास क्षणों के बारे में बताती हैं। इन्हीं में से एक है द क्रिएशन ऑफ एडम, जिसमें गॉड एडम को यानी पहले इंसान को जीवन देते दिखाए गए हैं। ये पेंटिंग दुनिया की सबसे प्रसिद्ध तस्वीरों में से एक है। खास बात यह कि ये तस्वीर कला के साथ विज्ञान के भी करीब है। साल 1990 में एंडरसन नाम के एक अमेरिकी डॉक्टर ने बताया कि तस्वीर में एडम और गॉड के साथ एक और छिपी चीज भी बनाई गई थी, इंसानी दिमाग। उनके मुताबिक गॉड की तस्वीर इंसानी दिमाग की सटीक नकल थी। धीरे धीरे लोगों तक ये बात पहुंची। कई लोगों ने इस समानता को देखा, जिसके बाद चर्चा में आए एक कलाकार माइकलएंजेलो डी लुडोविको बाउनोराती सिमोनी उर्फ माइकलएंजेलो, जो कहते थे, मैंने संगमरमर के भीतर फरिश्ते देखे और उसे तब तक तराशा जब तक वो आज़ाद नहीं हो गए। इटली के शिल्पकार, पेंटर, कवि और आर्किटेक्ट माइकलएंजेलो इतिहास में सबसे महान कलाकारों में से एक माने जाने वाले, शायद कला की दुनिया के पहले सेलिब्रिटी जिनकी कला की छाप 500 साल बाद भी साफ दिखती है। नहीं दिखती तो बस एक चीज, इनके दस्तखत। दरअसल माइकलएंजेलो ने 40 से भी ज्यादा मूर्तियां बनाई। स्लेव्स, मोजेस, डॉन एंड डस्क और सबसे ज्यादा फेमस बुद्ध डेविड, शिल्पकला का नायाब नमूना, अब तक की सबसे बेहतरीन तराशी मूर्तियों में शुमार, जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। लेकिन इस पर भी माइकलएंजेलो ने दस्तखत नहीं किए, किसी बुद्ध पर भी नहीं किए, सिवाय एक के, वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स में मौजूद पिएटा। साल 1498 में बनाया गया जीसस और मेरी का नायाब मुजस्समा, जिसे देखकर कहा जाता है कि माइकलएंजेलो पत्थर को मांस में बदल देते थे। इसमें एक एक पसली, कपड़े की सिलवटें, सब कुछ साफ नजर आती हैं। साथ में नजर आती है जीसस के क्रूसिफिकेशन के बाद की झलक। लेकिन एक रोज बाइबल पढ़ने वाले एक शख्स ने ही इस बुत पर कई हथौड़े चलाए और इसे बुरी तरह तोड़कर रख दिया। कौन था ये शख्स और क्या हाल में चर्चा में आई फिल्म दी ब्रूटलिस्ट के किरदार से इसका कोई लेना देना है? इस पर बात आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्से कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख, जिसमें आज कहानी लैज़लो टॉथ की। आगे चलने से पहले जान लेते हैं कि अचानक से लैज़लो टॉथ नाम कहां से आ गया। दरअसल हाल ही में दी ब्रूटलिस्ट नाम की एक फिल्म का ट्रेलर आया। फिल्म में एड्रियन ब्रॉडी मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं। ब्रॉडी को आपने पहले दी पियानिस्ट फिल्म में देखा होगा, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का ऑस्कर भी मिला था। खैर, दी ब्रूटलिस्ट में एड्रियन लैज़लो टॉथ नाम के किरदार में दिख रहे हैं, जिसके बारे में लोगों में जिज्ञासा है कि आखिर लैज़लो टॉथ कौन था। हालांकि बताया जाता है कि फिल्म का किरदार लैज़लो एक आर्किटेक्ट है, जो कि एक काल्पनिक किरदार है। काल्पनिक लैज़लो टॉथ की कहानी की ये खोज हमें लेकर जाती है एक असली लैज़लो टॉथ तक। बाइबल पढ़कर जीसस की मूर्ति पर हथौड़ा चलाने वाला लैज़लो। जैसा कि हमने बताया, पिएटा का ये बुत इकलौती ऐसी मूर्ति है जिस पर माइकलएंजेलो ने अपनी छाप छोड़ी। बारीक कारीगरी और उम्दा काम के अलावा ये बात इसे और भी खास बनाती है, इतना कि इस पर एक खरोंच भी कला की दुनिया के लोगों को नागवारा हो। पर रविवार 21 मई सन 1972 को इसे बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। करीबन 11:30 पर लैज़लो टॉथ ने जीसस और मेरी की मूर्ति पर 15 बार हथौड़ा चलाया और चिल्लाया, मैं जीसस क्राइस्ट हूँ, मौत से वापस आने वाला। मूर्ति कई जगह से टूट गई। हालांकि बाद में इसे रिस्टोर किया गया, लेकिन वो बात नहीं रह गई। आज ये बुलेट प्रूफ कांच के भीतर है। इस बारे में अमेरिकी साप्ताहिक न्यूज़ वीक में खबर छपी। एक वध की प्यास 473 साल पुरानी पिएटा पर एक खरोंच भी सुरक्षा बढ़ाने के लिए मजबूर कर दे, पर नुकसान इससे कहीं ज्यादा था। हथौड़े के वार ने मडोना के उदास चेहरे की नाक तोड़ दी। उनकी बाईं आंख, गर्दन, सिर को नुकसान पहुंचा। एक हाथ तोड़ दिया गया और जब हाथ जमीन पर गिरा तो उसकी उंगलियां चकनाचूर हो गईं। बाद में इस वाकये के बारे में कई लोगों ने लिखा, सवाल उठा कि लैज़लो ने ऐसा किया क्यों।
द गार्डियन के एक लेख समेत कुछ सोर्स से जानकारी मिली कि लाज़लो हंगरी में जन्मा एक जियोलॉजिस्ट था जो काफ़ी वक्त ऑस्ट्रेलिया में रहा। मौके पर मौजूद लोगों ने यह भी बताया कि घटना के वक्त वो 33 साल का था और उसे पूरा यकीन था कि वो जीसस क्राइस्ट है। पर इस घटना से पहले लाज़लो कैसा शख्स था, इसके बारे में उसके पुराने रूममेट से जानने मिलता है। रोम में उसके साथ रहे डैनी ब्लूम लिखते हैं, उस वक्त मैं 22 साल का था, इटली में रहता था, ज़्यादातर वक्त घूमने और लिखने में बिताता था। एक वक्त बाद मैं ट्रास्टेवर इलाके में पहुंचा, जहां हर रोज़ कैफ़े में बैठता था, फिल्म देखता और इटली के दिनचर्या का मज़ा लेता। यहीं मैंने इटर्नल सिटी के यूथ हॉस्टल में एक कमरा ले लिया। यहीं साल 1971 में मेरा रूममेट बना, जो कोई और नहीं लाज़लो टॉथ था। डैनी आगे बताते हैं कि लाज़लो और वो समय समय पर मिलते रहे। उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो आदमी खुद को जीसस समझता होगा। बकौल डैनी, उसने कभी ऐसी कोई बात नहीं की, ना ही कोई धार्मिक टिप्पणी की। हाँ, हम आम बातें ज़रूर करते थे, मसलन क्या भगवान है या नहीं। वो एक गोटी रखता था और हंगरी के किसी कवि की तरह लगता था। बढ़िया आदमी, समझदार, होशियार, थोड़े लंबे बाल, पर हिप्पियों जैसे नहीं। हम ज़्यादातर वक्त घूमने, बियर पीने और पार्टी करने में बिताते थे। वो कभी कभी अपना गिटार भी बजाता, सब किसी आम शख्स जैसा। हाँ, एक बात उसे अलग बनाती थी, वो अपने साथ बाइबल लेकर चलता था। हालांकि उस वक्त मैंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और एक वक्त बाद अमेरिका वापस आ गया। बहरहाल, अमेरिका वापस आने के बाद लाज़लो के रूममेट डैनी अपने कामकाज में व्यस्त हो गए। फिर 22 मई 1972 को उनके हाथ एक अखबार लगा, जिसके पहले पेज पर लाज़लो की तस्वीर थी और लिखा था, सिरफिरे आदमी ने वेटिकन में पिएटा पर हमला कर दिया। पता चलता है कि 21 मई को लाज़लो पोप से मिलने वेटिकन गया था, लेकिन गार्ड्स ने उसे मिलने नहीं दिया। नाराज होकर उसने मूर्ति पर हथौड़े से वार किए। मौके पर मौजूद लोग उस पर झपट पड़े, उसकी जान लेने पर उतारू हो गए, लेकिन पुलिस ने किसी तरह उसे बचा लिया। लाज़लो पकड़ा गया। पोप के पर्सनल सेक्रेटरी ने उससे 8 घंटे अकेले में बात की और बातचीत के बाद बाहर आकर प्रेस से कहा, बताने लायक कुछ भी नहीं है, चर्च का इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पर उस वक्त शहर का नियम था कि 3 महीनों से कम की सज़ा के लिए विदेशियों को जेल नहीं भेजा जा सकता, इसलिए लाज़लो को देश से निकालने की बात चली। इसके साथ ही उसे कई मनोवैज्ञानिकों ने भी टेस्ट किया, जिन्होंने बताया कि उसका IQ आम आदमी से ज़्यादा था, लेकिन उसके कारनामों की वजह से उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया। पर एक आम इंटेलिजेंट शख्स ने ये सरफरी हरकत आखिर की क्यों? ये सवाल अभी भी बाकी था। पुर्तगाल में एक जगह है फातिमा। ईसाई लोग मानते हैं कि 1917 के मई महीने में मेरी यहाँ प्रकट हुई थी। 3 चरवाहे बच्चों को कुछ रहस्य बताए, इन्हें फातिमा के रहस्य नाम दिया जाता है। अब इन रहस्यों का लाज़लो की कहानी से क्या लेना देना है? शायद लेना देना है। इस बारे में ऑस्ट्रेलिया के थॉमस लिखते हैं, कुछ नन्स के सामने देवी आई थी और कहा कि पोप फातिमा के रहस्यों को लोगों के सामने रखें, पर पोप ने ऐसा नहीं किया। ऊपर से महिलाओं को जिंदगी भर इस बारे में बात करने से मना कर दिया। बाद में लाज़लो उन नन्स में मिलने पहुंचा। इसके बाद उसने इस बारे में पोप से बात करने की कोशिश भी की। कई बार पोप से मिलने का प्रयास भी किया, पर सफल नहीं हुआ। वो आगे बताते हैं कि लाज़लो के मन में ये बात घर कर गई थी। रहस्य खोलने के लिए उसने कई इश्तिहार भी दिए, जिनमें लिखा, मेरा नाम लाज़लो टॉथ है, मैं एक जियोलॉजिस्ट हूँ, ऑस्ट्रेलिया में काम करता हूँ। वहीं के रेगिस्तान में काम करते हुए मेरी मुलाकात आसमान के फरिश्तों से हुई। उन्होंने मुझे फातिमा के रहस्य बताए। कहा कि मैं रोम जाऊं और पोप से कहूं कि वो ये रहस्य दुनिया के सामने रखें। लाज़लो ने लोगों को उससे मिलने भी बुलाया। लिखा कि जिसे भी रहस्य जानने हैं वो मेरे पास आ सकता है, पर कोई नहीं पहुंचा और अंत में लाज़लो को यह सरफिरा कदम उठाना पड़ा। लेकिन 21 मई की घटना के बाद लाज़लो के साथ क्या हुआ, वो अपने आप में एक अलग रहस्य रहा। लाज़लो को जेल तो नहीं हुई, पर उसकी दिमागी हालत को देखते हुए उसे असाइलम में भेज दिया गया। इटली के असाइलम में 2 साल रहा, फिर ऑस्ट्रेलिया चला गया, जहां वो गुमनामी में खो गया। लाज़लो के बाद के जीवन के पुख्ता सबूत नहीं मिलते, बस अलग अलग लोगों के मुंह से उसके बारे में सुनने को मिलता है। कुछ लोग बताते हैं कि वो ब्लू माउंटेन्स के वेंटफोर्थ फॉल में साधु का जीवन बिताने लगा। कुछ बताते हैं कि उसे दिमागी दौरा पड़ा और उसके शरीर के 70% हिस्से को लकवा मार गया, जिसकी वजह से उसके दिमागी हालत और नज़र पर भी असर पड़ा। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने असाइलम में दी गई दवाओं को
लॉज़लो की हालत का जिम्मेदार ठहराया, कहा कि उसे दिमागी दौरे का खतरा बढ़ाने वाली दवाएं दी जाती थीं। लॉज़लो के बाद के जीवन को लेकर कई थियरी चली, पर सच नहीं पता चला। लोगों ने दावे किए कि वो उससे मिले भी। किसी ने कहा कि बाद के सालों में उसने आर्ट गैलरी खोल ली। किसी ने बताया कि वो अपने 4 बच्चों के साथ मछलियों के एक तालाब के पास जिंदगी बिताता रहा। कई दावे किए गए, पर असल में लॉज़लो का बाद का जीवन कैसा था, इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल सकी। बहरहाल आज के एपिसोड में इतना ही। जाते जाते ज़रूरी सूचना, इंदौर में फिर होने वाला है सोशो कल्चरल फेस्ट लिट चौक। 20, 21 और 22 दिसंबर को इंदौर के गांधी हॉल में जुटेंगी देश भर की कला, साहित्य, राजनीति समेत तमाम क्षेत्रों की हस्तियां। सुबह 10 बजे से लेकर रात 10:30 बजे तक होगा ये जमावड़ा। आप भी पहुंचिए। और आज के तारीख को दीजिए इजाजत। इसे लिखा था हमारे साथी राज विक्रम ने। फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।